हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम देखेंगे कि पियाजे की थ्योरी। पियाजे थ्योरी जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। जीन पियाजे जो है वो एक स्विस या स्विट्जरलैंड के निवासी थे जो स्विस साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इनका इंटरेस्ट ये जानने में था कि बालक में या कोई भी जो बच्चा है उसमें इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है। इसके लिए उन्होंने अपने खुद के जो बच्चे थे उन पर ही ऐसे मतलब खोज की या एक एक्सपेरिमेंट के तरीके से उनमें जानने की कोशिश की। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, ये स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि जैसे जो मतलब उनके जो विचार आए कि कैसे बच्चे के अंदर मेंटल या कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ये देखते हुए इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि बच्चों में इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट उनके जन्म के टाइम से शुरू हो जाता है। सभी बच्चे जन्म के टाइम में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्तियां और कुछ रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि सहज क्रियाएं करने में एबल होते हैं, जैसे कि शकिंग, लुकिंग, कोई चीज़ देख रहे हैं या कोई चीज़ें पकड़ना, ग्रास्पिंग हो गई, किसी चीज़ के पास जाना, रीचिंग। ये सब चीज़ें जब बच्चा पैदा होता है तो ये इसमें होती है। बच्चे के जन्म के टाइम बच्चे के पास जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर होती है और उसी के हिसाब से वो अपने एक्शन करता है। रिएक्शन करने की उसके पास कैपेसिटी होती है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो बढ़ती जाती है और वो इंटेलिजेंट बनता चला जाता है। ऐसे ही प्याजे ने बताया कि जो मतलब बच्चे के अंदर एक स्कीमा होता है। स्कीमा बच्चे में कोई भी चीज़ विशेष ढंग से कोई रिस्पॉन्स करने के लिए एक पोटेंशियल होता है, जिसके थ्रू वो ये सोचते हैं कि एनवायरनमेंट में जो उसे कोई उद्दीपक है या कोई स्टिमुलस है उसके बारे में वो कैसे सोचना है, कैसे समझना है या उसका परसेप्शन करते हुए कैसे उसके पे कोई मेंटल एक्टिविटी करके एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनानी है उसकी। पियाजे ने स्कीमा को इंडिविजुअल के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के रूप में एक एलिमेंट माना है कि किस प्रकार से हमारे स्कीमा में चेंजमेंट होते रहता है और ये चेंजमेंट जितना ही रेलेवेंट और मीनिंगफुल होता है, लर्निंग उतनी ही स्ट्रोंग होती चली जाती है। ऐसे ही जो ये स्कीमा होता है इसमें जो चेंजमेंट आता है वो एसिमिलेशन के थ्रू आता है, एकोमोडेशन के थ्रू आता है। हम ये सभी जानेंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है और स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक कोग्निटिव स्ट्रक्चर होती है। तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताई। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो हम कोई भी चीज़ लर्निंग करते हैं या जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन इनटू एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन के कारण होता है। मतलब ना ही ये एक ओनली बायोलॉजी के थ्रू होता है और ना ही एनवायरनमेंट, दोनों की इंटरेक्शन के कारण कोई भी चीज़ बच्चा सीखता है। इसमें कोग्निटिव प्रोसेस होते हैं। तो कोग्निटिव प्रोसेस जैसा कि हमने बात की एक स्कीमा होता है। तो एक स्कीमा, दूसरी बात करते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल अपने कोई भी कोग्निटिव स्ट्रक्चर में अपने एनवायरनमेंट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन लेता है और जो उसका मतलब जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है या एग्जिस्टेंस मीन उसका स्कीमा पहले से जो स्कीमा होता है उसमें वो नई इंफॉर्मेशन ऐड कर लेता है, वो एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति के पास पुराना ज्ञान होता है उसमें नया ज्ञान ऐड कर लेना,
एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति के पास पुराना ज्ञान है और उसके पास नई नॉलेज आई है, तो उसमें कुछ चेंजमेंट करके या कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे ऐड करना, वो एकोमोडेशन कहलाता है। तो फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन मतलब कि साम्यावस्था। जब कोई व्यक्ति कोई चीज सीखता है, उसके पास एक स्कीमा सेट हो जाता है, फिर उसके पास कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो नई इंफॉर्मेशन आती है तो उस व्यक्ति की जो स्कीमा है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की अवस्था आ जाती है और फिर उसमें कुछ चेंज करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको सेट किया जाता है और फिर वो इक्विलिब्रेशन हो जाती है, साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। ये हमने देखा कि स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है और इक्विलिब्रेशन क्या है। तो हमने देखा कि जो एसिमिलेशन है, सबसे पहले हमारे पास आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो है, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि कोई जो हम मतलब हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आई, हमारी नॉलेज में वो नई इंफॉर्मेशन ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है। फिर उसके बाद आता है इक्विलिब्रेशन की फेज। इक्विली इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था की अवस्था आ गई, जो चीज हम सीख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोई नई सिचुएशन आ गई। न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन आने से हमारे पास फिर डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई, डिसइक्विलिब्रियम। फिर उसको हम कैसे सेट करेंगे, कोई भी जो हमारी इंफॉर्मेशन है पुराने स्कीमा में हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और उसको सेट कर देंगे और इक्विलिब्रियम की स्टेज लाएंगे, तो वो एकोमोडेशन की तरह। ये मॉडिफिकेशन जो होता है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ में। और जो हमारा स्कीमा होता है उस स्कीमा में कुछ स्कीम्स होते हैं जो हमारे मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं। तो पियाजे ने अपनी थ्योरी भी लर्निंग के बारे में बताया कि कैसे एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें। इक्विलिब्रेशन जो है एक ऐसा मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट होता है, इंडिविजुअल का या किसी व्यक्ति का हर एक उसका जो व्यवहार है उसका उद्देश्य होता है कि एनवायरनमेंट के साथ एक ऑप्टिमल एडेप्टेशन बना के रखना होता है, यानी कि एक अनुकूलन बना के रखना होता है। और ये इक्विलिब्रियम की एक इनेट टेंडेंसी होती है जो इंडिविजुअल को अपने एक्सपीरियंस को इस ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे कि जो अधिक से अधिक अडेप्टेशन हो सके किसी भी चीज के लिए या कोई चीज सीखने के लिए। इसलिए इक्विलिब्रियम बिहेवियर में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक जरूरी चीज होता है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के साथ मिलकर बच्चे के नए नए एक्सपीरियंस सीखने में हेल्प करता है। और एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है वो दोनों के से ही इंडिविजुअल अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंजमेंट लाता है, जिससे लर्निंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। फिर इसमें देखते हैं जैसे प्याजे ने अपनी थ्योरी में बताया कि बच्चों में किसी इवेंट या कोई इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस या बिहेवियर समझने के लिए या सीखने के लिए डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बताई गई। क्यों नहीं, जैसे डेवलपमेंट कैसे होता है कि जो प्रत्येक स्टेज होती है उसमें अलग अलग बच्चे का मेंटल सेट होता है, तो वो कैसे उसमें कोई चीज सीखता है। तो सबसे पहले स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? यह स्टेज जो होती है वो बच्चे की बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है। बर्थ टू 2 ईयर। जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक ये स्टेज होती है। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में लैंग्वेज नहीं होती। हाँ, फिर इसमें बच्चे अपने एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलस होते हैं उनके बारे में अपने सेंसेस के थ्रू और अपने मोटर फंक्शंस के थ्रू जानना शुरू करते हैं।
और कैसे इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी से चीज़ों को इधर-उधर करना, कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पहचानने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना है, सकिंग करना है। तो स्टार्टिंग में बच्चे का जो बिहेवियर है वो काफ़ी रिफ्लेक्सिव होता है और धीरे-धीरे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। और जैसे ये जो बच्चे होते हैं उनमें किसी भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको मैनिपुलेशन करना या फिर टच करके उन्हें पर ध्यान देना, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी के अलावा ये चीज़ें खुद टच करके उसको फ़ील करना या ग्रास्पिंग करना, इसके थ्रू लर्निंग करते हैं। इससे क्या है कि जो बच्चा है पहले उसमें जो मेंटल प्रोसेस होते हैं या मतलब उसकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है, वो सेंसेस के थ्रू होती है और जब उन्हें भूख लगती है तो इस बात को रोकर एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी वस्तु को जो उन्हें चाहिए, उसे दिखाकर अपनी बात कहते हैं। तो ये अपनी जो सेंसेस के थ्रू और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू ये चीज़ें बच्चा सीखना शुरू कर देता है। इसी स्टेज में जैसे बच्चा इमिटेशन का गुण डेवलप करता है। इमिटेशन बच्चे के अंदर 2 तरीके की होती है। एक होता है डेफर्ड इमिटेशन, एक होता है इन्फर्ड इमिटेशन। डेफर्ड डेफर्ड इमिटेशन में बच्चा कोई जो व्यवहार करता है, वो किसी एक्शन या बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के तुरंत बाद उसे इमिटेट नहीं करता, बल्कि उसे याद करके काफ़ी कुछ टाइम बाद उसे रिपीट करता है। ये जो गुण होता है बच्चे में, जब बच्चा 18 से 24 महीने का हो जाता है, उस टाइम डेवलप होता है। जैसे जो बच्चे ने कोई व्यवहार पहले देखा, उसके बाद अब वो उस व्यवहार को कुछ टाइम बाद में रिपीट कर रहा है। जैसे पहले मतलब बच्चे को ब्लॉक्स को अरेंज करना सिखा दिया गया। उसके बाद उस टाइम बच्चे ने देख लिया पर नहीं सीखा, मतलब सीख लिया पर उसे परफ़ॉर्म नहीं किया। जब वहाँ पे कोई नहीं रहता है, सब चले जाते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद बच्चा उनको वैसे ही एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये हो गया इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन। दूसरा आता है इन्फर्ड। इन्फर्ड इमिटेशन में आता है, इसमें जो है वो जो पर्पज़फुल बिहेवियर होता है, बच्चा उसको कॉपी करता है। मतलब कि कोई भी काम वो इंटेंशन के लिए करता है, उसमें जो उसकी इंटेंशन होती है, उसके बाद ही वो उस बिहेवियर को रिप्रोड्यूस करता है। इसी सेंसरी मोटर स्टेज में पहले स्टार्टिंग में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण डेवलप नहीं होता, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण नहीं पाया जाता। बट 18 से 24 महीने वाले स्टेज में ये गुण डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है, उसमें क्या है कि जैसे बच्चे को लगता है कि पहले कोई चीज़ उसके सामने है और हटा लिया जाता है तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ उसके सामने नहीं है, तो मतलब वो दुनिया में कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही। परंतु बाद में बच्चा ये समझने लग जाता है कि जैसे ये चीज़ मेरे सामने से हटाई पर ये यहाँ नहीं तो कहीं तो एग्ज़िस्ट कर रही है। ये गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। अब हम जानेंगे कि सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी कुछ सब स्टेजेस होती हैं। वो कौन-कौन सी होती हैं? 6 सब स्टेज होती हैं। 6 सब स्टेज। सबसे पहले है रिफ्लेक्सेस। ये जो है ये बर्थ से 2 मंथ की स्टेज होती है। बर्थ से 2 मंथ की स्टेज होती है। इसमें बच्चा अपने जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको रिसीव करता है। सेकंड स्टेज आती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। ये बच्चे में 2 से 4 महीने वाली स्टेज होती है, 2 टू 4 मंथ। इसमें बच्चा जो है इंफॉर्मेशन को अपने सेंसरी ऑर्गन से लेने लग जाते हैं। इसमें बच्चा अपना जो प्लेज़र बिहेवियर को रिपीट करने लगता है। जैसे कहीं से कोई साउंड आ रही है या कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। थर्ड स्टेज आती है सेकेंडरी सर्कुलेटरी रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलेटरी रिएक्शन। इसमें जब बच्चा 4 से 8 महीने का होता है, तो उसमें
बच्चे में मतलब जो बिहेवियर में बच्चा इंटरेस्ट लेता है, उस बिहेवियर को इंटेंशनली रिपीट करता है। जैसे उसे कलर पसंद, जैसे मतलब पहले वाले स्टेज में बच्चा किसी चीज़ की साउंड पसंद करने लग जाता है, या किसी चीज़ को कोई पिक्चर उसे पसंद आ जाती है, उनके प्रति काम करता है। तो इसी में अब जो सेकेंडरी सर्कुलेटरी रिएक्शन है, ये स्टेज में बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे उसे कुछ कलर पसंद आ रहा है, तो उस वाले बिहेवियर को वो रिपीट करेगा। फोर्थ स्टेज आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमा। ये 18 से 12 महीने वाली स्टेज होती है, नहीं 8 से 12 महीने वाली स्टेज होती है। इसमें बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है, बिहेवियर को जोड़ने लग जाता है। एक चीज मैंने सीखी तो ये मैंने काम किया था, उसके बाद मुझे ये चीज मिली थी, तो उसको एक दूसरे से रिलेट करने लग जाता है, जोड़ करने लग जाता है। फिफ्थ स्टेज आती है टर्सरी सर्कुलेटरी रिएक्शन। रिएक्शन ये स्टेज जो होती है, इसमें बच्चा 12 से 18 महीने वाली स्टेज होती है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर करने लग जाता है, जो जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं, जो मुझे चीज चाहिए, उसके लिए अपना पर्पजफुल बिहेवियर दिखाता है। और सिक्स सब स्टेज जो होती है वो होती है रिप्रेजेंटेटिव थॉट्स या थिंकिंग। ये होती है 18 से 24 महीने वाली स्टेज। इसमें बच्चा पजल सोल्व करना शुरू कर देता है, कम्युनिकेशन के लिए इशारों का यूज करना शुरू कर देता है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस स्टेज में बच्चा 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की स्टेज होती है, 2 to 4 ईयर, 2 to 7 ईयर। इसमें आगे 2 सब स्टेज होती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक की इसकी स्टेज होती है। इसमें बच्चा जो है उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और जो अपने एक्सप्रेशन देने होते हैं, वो अपने लैंग्वेज के थ्रू देता है, ना कि मोटर रिएक्शन के थ्रू। वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में सोचने लग जाता है कि ये चीज़ें कैसे क्या है, और जो अनेक तरीके के मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट शुरू हो जाए। इस स्टेज में बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के प्रोसेस शुरू कर देता है, और जैसे उसकी जो वस्तुएं होती हैं या कुछ ग्रुप्स हैं, उनमें डिवाइड करने की कोशिश करता है, कि जैसे वे जो सभी पुरुष जो पापा होते हैं और स्त्रियों को मम्मी कहकर जो पुकारते हैं, तो ये या सभी 4 पैर वाले जो चीजें होती हैं, वो मतलब ऐसे उनको टेबल नहीं कह सकते, ऐसे मतलब इन चीजों को समझना शुरू कर देता है। और स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है उनमें कैसे कैसे कौन सी चीजें डेवलप होती, कौन सी नहीं। जैसे प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, इस स्टेज में बच्चा जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर ली, और लर्निंग की प्रोसेस काफी जल्दी होती है, परंतु फिर भी बच्चों में क्या है कि लॉजिक और मेंटल ऑपरेशन का यूज करने की एबिलिटी उतनी डेवलप नहीं हो पाती। इस स्टेज में बच्चे थिंकिंग में इगोसेंट्रिज्म का गुण डेवलप कर लेते हैं, और जो है बच्चे अपने मतलब ये देखते हैं कि दूसरे के दृष्टिकोण है या दूसरे की जो अप्रोच है, वो हमसे कैसे डिफरेंस, ये गुण अपने उसमें डेवलप नहीं कर पाते। तो जो प्री ऑपरेशन स्टेज है, ये अगेन इसके 2 सब टाइप्स होते हैं। सब सब स्टेज एक होती है प्री कंसेप्चुअल। प्री कंसेप्चुअल प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है, ये 2 to 4 ईयर की होती है। इसमें बच्चा जो होता है उसमें एक सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलप हो जाती है।
या सिंबॉलिक थिंकिंग यूज करता है। सिंबॉलिक थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग से हम क्या समझते हैं कि सिर्फ वर्ड है, कुछ इमेजेस है या ऑब्जेक्ट्स का यूज करके रियल लाइफ चीजों को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि मतलब एक बच्चे ने ऐसे पेंसिल और कॉपी लेके एक ड्राइंग बनाई है, ड्राइंग में एक घर बनाया है, तो वो उस घर को दिखाकर ये बोलता है कि ये मेरा घर है। मतलब इसमें वो ये चीज दिखाना चाह रहा है कि अपने घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्टेज में मतलब बच्चा एक इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है या प्रिटेंड प्ले करता है। ये हो गया प्री कंसेप्चुअल स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग आती है। बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज डेवलप हो जाती है और ईगोसेंट्रिज्म का गुण आ जाता है। ईगो सेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म का गुण डेवलप हो जाता है। और एनिमिज्म, मतलब निर्जीव चीजें जो होती हैं उनको सजीव समझना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा गुड़िया से खेल रहा है तो वो उस गुड़िया को भी कि इसको भी भूख लगी, इसको भी खाना खाना है, इसको भी ड्रेसअप करना है, तो वो चीजें समझता है। इसमें बच्चा मैजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, इमेजिनेशन करता है, मैजिकल थिंकिंग। फिर इसमें सेकंड स्टेज आती है कि जो इंट्यूटिव सब स्टेज है हमारी। इंट्यूटिव, इंट्यूटिव, इंट्यूटिव स्टेज में बच्चा, ये होता है 4 से 7 साल वाले स्टेज होती है। इसमें बच्चा ये पूछता है क्यों, कैसे, हर चीज के जवाब चाहिए होते हैं उसे। और इसमें एक इंट्यूटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मतलब बच्चा रीजनिंग करना शुरू कर देता है बट पूरी समझ के साथ नहीं कर पाता है। वो एक एस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं, मतलब सेंट्रेशन कर पाता है। सेंट्रेशन, इसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है कि मतलब वही कि कोई चीज जैसे पानी का गिलास, एक लंबे गिलास में ज्यादा चीज रखी हुई है, मतलब बराबर मात्रा में एक लंबा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है, तो उसे लगेगा कि लंबाई में जो ज्यादा लंबा है उसमें वो चीज ज्यादा है। तो ये लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव होता है। मतलब एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है मेनली, उसकी जो अदर डायमेंशन होती है उन पे फोकस नहीं कर पाता। तो ये प्री स्टेज में हमने ये 2 सब स्टेज देखी। इसी स्टेज में एक बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि जो इसमें बच्चे में स्पेसिफिक से स्पेसिफिक सोचने लगते हैं, मतलब 2 चीजों के बीच में बिना किसी जनरल लॉजिक के ही कनेक्शन बना लेते हैं। जैसे कि अम, एक बच्चा है, उसकी मदर, मतलब वो अपनी मदर, उसकी मदर मंदिर जाती है और जिस दिन वो अपनी मदर के साथ मंदिर जाता है उस दिन बारिश हो जाती है। तो दोनों चीज स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग चीजें हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, बट बच्चा एक ऐसा कनेक्शन बना लेता है कि मंदिर जाने की वजह से बारिश होती है। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट बच्चा इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बना लेता है ऐसे। तो ये हो गया ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। और रिवर्सिबिलिटी का गुण भी डेवलप, तो इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड स्टेज आती है इसकी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज 7 से 11 साल या 12 साल बोल सकते हैं इसमें की होती है। इसमें बच्चे में लॉजिकल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, इसमें थिंकिंग में इगोसेंट्रिज्म का जो गुण होता है वो भी कम हो जाता है।
अब ये फ़ील करते हैं कि दूसरे लोगों का विचार उनके विचारों से डिफरेंट हो सकता है। पहले उन्हें ये लगता है कि बस जो मैं सोच रहा हूँ वही सब लोग सोच रहे हैं और जो मुझे चाहिए वही सब लोगों को चाहिए। पर बाद में वो सोचने लग जाता है कि मेरा विचार दूसरे लोगों के विचारों से अलग हो सकता है। अब वे लॉजिकल रूप में मेंटल ऑपरेशन कर लेते हैं। इसमें कंजर्वेशन का गुण भी डेवलप हो जाता है और रिवर्सिबिलिटी को भी समझने लग जाते हैं। मतलब एक समय में स्टिमुलस के 2 या 2 से जो अधिक डायमेंशन है, उन पे फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। तो इस स्टेज में मतलब जैसे बच्चों ने जो वस्तुएँ हैं, उनको पहचानना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या डिफ़रेंस है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसका क्लासिफ़िकेशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसमें क्लासिफ़िकेशन का गुण डेवलप हो जाता है, सीरिएशन का गुण डेवलप कर सक हो जाता है। कोई भी चीज़ सीरीज़ में करना, डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंट टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको डेवलप करने लग जाता है। किसी भी चीज़ के बीच में सिमिलैरिटी बताना, रिलेशन बताना या फिर उसके अंदर किस प्रकार की मतलब कोई चीज़ की एक दूसरे से भिन्नता दिखा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है, उसको समझने लगता है। ये चीज़ें ना एक मतलब कंक्रीट फॉर्म में होती है तभी बच्चा कर पाता है और उनकी थिंकिंग एक मतलब सिस्टमैटिक वे में या लॉजिकली वो सोचना शुरू कर देता है। तो जैसे कोई ये चीज़ें समझना शुरू कर देता है कि कोई चीज़ हल्की या भारी मतलब इस चीज़ का भी वो अनुमान लगाना शुरू कर लेता है कि कोई चीज़ दूर है या पास है, तो वो कैसे दिख रही है। तो ये मतलब इसके अंदर जो कंज़र्वेशन का गुण डेवलप हो जाता है, ये रिवर्सिबिलिटी का गुण भी डेवलप हो जाता है। कंज़र्वेशन, इर्रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन डिसेंट्रेशन का गुण डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 साल से सोन मतलब अबव होती है। इसमें या मेंटल प्रोसेस का यूज वर्बल हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में भी करते हैं हम। इसमें थिंकिंग जो है वो ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिहेवियर को सीखने की मतलब एक एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है मैच्योर होती चली जाती है और लर्निंग की जो प्रोसेस है वो जल्दी-जल्दी होनी शुरू हो जाती है और कॉम्प्लेक्स लर्निंग भी इंडिविजुअल के लिए आसान हो जाती है। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर किस प्रकार की थिंकिंग डेवलप होती है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये जो सभी टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनमें सबसे हायर होती हैं और जो लैंग्वेज रिलेटेड कुछ एबिलिटी होती है या कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को विचार करना, उसके बारे में थिंकिंग करना या रीज़निंग करना, इमेजिनेशन करना या उसका ऑब्जर्वेशन करना या टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना और उसे कन्क्लूज़न निकालने की जो कैपेसिटी है, वो डेवलप हो जाती है। ये इसमें रोट मेमोराइज़ेशन नहीं होगा और एक लॉजिकल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है और ये जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, ये थिंकिंग जो है वो मतलब कंक्रीट फॉर्म में नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी होती है। से वस्तु की जो चीज़ें होती हैं, उसमें थिंकिंग लगाते हैं कि जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, तो उस जैसे जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, इस चीज़ पे समझने की कोशिश कर सकते हैं। या जो इसमें इमेजिनेशन है, उसमें नए-नए क्रिएशन आने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, उसके बारे में स्किल्स है वो डेवलप होने लग जाती हैं।
तो ये हमने जाना कि इसमें जैसे एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, जो रूल्स होते हैं उनका जनरलाइजेशन करना और कोई भी चीज़ें उसमें नई-नई क्रिएशन करना इस स्टेज में, नॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में करने लग जाती हैं। तो हमने देखा आज कि पियाजे की थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन होती है। इसमें स्कीमा होता है, एसिमिलेशन होता है, एकोमोडेशन होता है, इक्विलिब्रेशन होता है। और इसके साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो पियाजे की थ्योरी होती है, ये डिसकंटिन्यूअस थ्योरी होती है। डिसकंटिन्यूअस थ्योरी क्यों होती है? क्योंकि मतलब इसमें इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो एक स्टेज के थ्रू आगे बढ़ता है। तो जो स्टेज वाली चीज़ें होती है वो डिसकंटिन्यूअस, मतलब बच्चा पहले एक स्टेज कंप्लीट करेगा उसके बाद ही दूसरे स्टेज में जाएगा, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस थ्योरी। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार चीज़ें सीखते रहना। नाउ असिमिलेशन की बात करते हैं, इक्विलिब्रेशन की बात करते हैं, फिर नई सिचुएशन आती है जिससे डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, फिर एकोमोडेशन के थ्रू उसे सेट कर लेते हैं या इक्विलिब्रेशन की व्यवस्था ला देते हैं। फिर स्टेज की बात की, जिसमें 4 तरीके की स्टेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेज हमने देखी सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 ईयर तक होती है। इसमें इमिटेशन होता है, इमिटेशन में डेफर्ड इमिटेशन और इन्फर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन में ये होता है कि जब बच्चे ने कुछ कोई व्यवहार देखा है तो उसे तुरंत नए रिपीट करके कुछ समय बाद रिपीट करता है। इन्फर्ड में कोई पर्पसफुल बिहेवियर होता है उसको करता है, और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। फिर उसके बाद इसमें 6 सब स्टेज बताई। फर्स्ट है रिफ्लेक्स, इसके थ्रू बच्चा क्या चीज सीखता है। फिर प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलेटरी रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमास एंड टर्सरी सर्कुलेटरी रिएक्शन और रिप्रेजेंटेटिव थॉट्स। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, है बच्चा जिसमें 2 से 7 साल का होता है। इसकी 2 में सब टाइप सब स्टेजेस होते हैं। जैसे पहली होती है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, होती है जो 2 से 4 साल तक की अवस्था होती है। इसमें सिंबॉलिक थिंकिंग आती है, इगोसेंट्रिज्म का गुण आता है, एनिमिज्म का गुण होता है और मैजिकल थिंकिंग होती है। सेकंड सब स्टेज आती है इसमें इंट्यूटिव स्टेज, जिसमें इंट्यूटिव थिंकिंग भी आती है, जिसमें सेंट्रेशन होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज पे फोकस कर पाना, और लैक ऑफ कंजर्वेशन है जो कि संरक्षण का गुण डेवलप नहीं कर पाता। ट्रांसजेक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब अपनी स्पेसिफिक चीजों से जनरलाइजेशन अलग बना लेना। और रिवर्सिबिलिटी का गुण होता है कि एक ही एस्पेक्ट में सोच पाता है कि ये चीज ऐसे हो रही है तो उसका रिवर्स नहीं कर पाता। कि जैसे ये पानी से बर्फ बन रही है तो पानी से बर्फ बन रही है इतना पता है, ना कि बर्फ से भी पानी बन सकता है, ये चीजें नहीं समझ पाता। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशन की स्टेज, जो 7 से 11 साल की होती है। इसमें बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीखता है, सीरिएशन का गुण हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कंजर्वेशन का गुण डेवलप हो जाता है, इरिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है और डिसेंट्रेशन, मतलब अदर डायमेंशन भी बच्चा सोचना शुरू कर देता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा एडोलसेंस स्टेज में पहुंच जाता है। इसमें बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करनी शुरू कर देता है, जो चीजें बच्चे के सामने नहीं होती उनके बारे में भी रीजनिंग करना शुरू करता है, तर्क लगाता है। ये प्याजे की कंप्लीट थ्योरी है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ आएगी। थैंक यू सो मच।